हेलो, माय नेम शिवम सिंह। तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन में काम कर रहे हैं अभी तक, और अभी तक प्रैक्टिस सेशन में हमारे 23 वीडियो आ चुके हैं। ठीक है, और 23 वीडियो में कम्प्लीटली 6 सब्जेक्ट हैं कवर अप हो चुके हैं, और 7वां सब्जेक्ट आज स्टार्ट होगा। और जो 6 सब्जेक्ट हुए हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। पहला टर्बो मशीनरी, दूसरा मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, एंड जो रनिंग में है वो है पावर प्लांट। और पावर प्लांट के 4 वीडियो आने हैं, जिसमें कि 3 वीडियो आ चुके हैं। ठीक है, और आज जो वीडियो जा रहा है वो बहुत फैक्चुअल बेस है, एकदम सारे फैक्ट ही फैक्ट हैं उसमें, जो कि है पावर प्लांट कंपोनेंट्स। तो आज जो वीडियो जाएगा, और देखो ये जो सीरीज़ चल रही है ना, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, A to Z एग्जाम्स के लिए। अब गेट के लिए उतना नहीं कह सकते, लेकिन गेट में आपको अगर बेस नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे। गेट के लिए डायरेक्टली से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस गेट, ओनली गेट। और जितने भी एग्जाम होते हैं हर जगह इसके क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे, ये गारंटीड होता है यार। किसी से आप पूछ लोगे जो हल्का फुल्का एक्सपीरियंस होगा, बता देगा आपको कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। वही घुमा फिर लोग पूछते हैं, क्वेश्चन कोई बनाता बनाता नहीं है, बस यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाती है उसने ईएससी की बुक तैयार करवा दी है प्रीवियस ईयर से, और उसी वहीं से क्वेश्चन रिपीट होने हैं सारे। ठीक है, तो ओके स्टार्ट करते हैं। और सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ईएससी के लिए, यूपीएससी एई के लिए, एसएससी जेई के लिए, पीएसयूज के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज करीब 94 क्वेश्चन हैं, वो हम करेंगे, 1.5-2 घंटे हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने करिए। तो देखो यार, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा वाटर वाटर ट्यूब वाला क्या होता है, फायर ट्यूब क्या होता है। तो उसके टाइप में बता रहा हूँ कि वाटर ट्यूब वाले में जो एग्जांपल्स हैं वही आपको याद रखने हैं। वाटर ट्यूब मतलब कि ट्यूब में वाटर है, और फायर ट्यूब मतलब कि ट्यूब में फायर है। ठीक है, इतना ही होता है बस कॉन्सेप्ट। और टाइप्स बता दे रहा हूँ देखो। आप अगर फायर ट्यूब की बात करते हो तो उसमें काफ़ी सारे आते हैं। लैंडसायर हो गया, लोकोमोटिव हो गया, कॉकरन हो गया, कॉर्निस हो गया, और स्कॉच मरीन। ये 5 याद कर लो, इसी में से फंस जाएगा। और कुछ खासियत होती हैं, जैसे कि लोकोमोटिव है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा, और जो कॉकरन है वो हमेशा वर्टिकल रहेगा। ठीक है, ये खासियतें हो गई। और दूसरा आता है हमारा पार्ट वाटर टू ट्यूब बॉयलर। तो उसके भी 3-4 एग्जाम्पल हैं बस। पहला कि वेबकॉक्स विलकॉक्स, जो कि पहला है वेबकॉक्स विलकॉक्स। और ये देखो, अगर कहीं कहीं मैचिंग में इंक्लाइंट की बात की है ना, इंक्लाइंट बॉयलर की, तो वो वेबकॉक्स विलकॉक्स होगा। ओके, और दूसरा हो गया स्टर्लिन, तीसरा हो गया लेमंट, चौथा हो गया बेंसन। और बेंसन की खासियत क्या होती है, इट इज़ अ सुपर क्रिटिकल बॉयलर। और सुपर क्रिटिकल बॉयलर की खासियत क्या होती है, इसमें कोई भी बॉयलर ड्रम नहीं होता है। ठीक है, और एक और खासियत होती है कि ये क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर काम करता है। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, 373 डिग्री सेल्सियस एंड 221.2 बार। ठीक है, ये प्रेशर मैंने काफ़ी चीज़ कवर कर दी हैं। इसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अगर बॉयलर के बारे में कुछ पूछ रहा है तो इसी में घुमा फिरा के पूछते हैं बस वो। तो अभी मैंने यहाँ मैच चला दिया, देखो वेबकॉक्स बिलकॉक्स हमें पता चल गया है आपकी वाटर ट्यूब है। तो ए का 3 मैच कराते हैं, 3 मैच कराते ही बस एक ही ऑप्शन में है ही, तो 1 का सी हो जाएगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। देखो, यहाँ बात की गई है एसेसरीज एंड माउंटिंग की, तो ये भी मैं हल्का डिस्कस कर देता हूँ। देखो, जो माउंटिंग होती हैं वो मेनली सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं, सेफ्टी के लिए। और माउंटिंग डिवाइसेस, माउंटिंग वाले में कितने सारे टाइप वो हैं, इंस्ट्रूमेंट बता देता हूँ मैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूजिबल प्लग। ये वाटर लेवल को मेंटेन करता है। अगर वाटर लेवल एक नीचे से ज़्यादा जाएगा तो टेम्परेचर जो है, जो टरबाइन बॉयलर है उसका बढ़ जाएगा। तो इट इट मेंटेन्स फिक्स लेवल, फिक्स नहीं मतलब कहेंगे कि एक लेवल से नीचे नहीं जाने देगा। अगर एक लेवल से नीचे चला गया तो ये टरबाइन बॉयलर को बंद कर देगा। ओके, फ्यूजल प्लग सबसे इंपॉर्टेंट था। दूसरा दूसरा आपका है स्टॉप वॉल्व। ठीक है, ये आपके अगर कहीं हीटिंग बहुत ज़्यादा हो गई आपके स्टीम पाइप्स में, तो स्टीम की सप्लाई को रोक देगा। तीसरा, देख ही लेता हूँ, देख के बताता हूँ।
जो तीसरा है वो है सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व काम होता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आ जाता है तब वो सेफ्टी वॉल्व स्टार्ट होता है काम करना। चौथा वाटर लेवल इंडिकेटर, ये बस इंडिकेट करता है वाटर के लेवल को, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यार इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, वो मोस्ट कन्फ्यूजिंग है, ये बात सुन लो आप। जो एक होता है आपका स्टीम स्टॉप वॉल्व, ठीक है, स्टीम स्टॉप वॉल्व मैंने बता दिया आपको। और होता है ब्लो अप कॉक। ब्लो अप कॉक मतलब कि जो गंदगी जम जाती है, सॉलिड जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, टू मड स्केल सेडिमेंट्स जो होते हैं उनको हटाने के लिए ब्लो कॉक होता है। इतना याद हो गया ना आपको? इतनी चीज़ आप 3-4 बार सुनिएगा वीडियो को, आगे पीछे करके याद हो जाएगा। और अब देखो एक आता है स्टीम ट्रैप। स्टीम ट्रैप, ठीक है, ध्यान से सुन लो इसे, स्टीम ट्रैप। ये काफ़ी बार ये डालेंगे उसमें माउंटिंग्स में, लेकिन अब याद रखना स्टीम ट्रैप जो होता है वो एसेसरीज है। स्टीम ट्रैप इज एसेसरी, जो कि जो स्टीम पाइप्स होती हैं उसमें कंडेंसेट जो बन जाता है, जो मतलब कंडेंसेट हो गया, उसको बाहर निकाल के ये प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। स्टीम ट्रैप का एक इतना काम है। और स्टीम ट्रैप एक एसेसरी है, ये हर जगह डालते हैं बस कन्फ्यूजन करने के लिए। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन मैंने किए, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना हो गया। और अगर आपको जानना है एसेसरी क्या क्या होती हैं, तो एसेसरी में इकोनोमाइज़र हो गया, सुपर हीटर हो गया, ये फीड पंप हो गया, इतना हो गया ना, एयर प्री हीटर हो गया, इंजेक्टर हो गया, स्टीम सेपरेटर हो गया, ये सब एसेसरीज हैं। याद हो गया होगा आप तो, यही आगे पीछे करके सुनना है। इतने में से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा कुछ। फिर अगेन आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। मैंने जितना बता दिया आपको उतना काफ़ी है। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। जो आपके माउंटिंग्स हैं उसमें सेफ्टी वॉल्व है जो कि प्रेशर को मेंटेन करता है। दूसरा है वाटर लेवल इंडिकेटर जो कि वाटर के लेवल को इंडिकेट करता है बस। तीसरा है प्रेशर गेज जो कि प्रेशर मेजर करता है। चौथा है फ्यूजिबल प्लग सबसे इंपॉर्टेंट, ये अगर वाटर लेवल एक लेवल से, वाटर का लेवल अगर एक लेवल से नीचे चला जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसके कारण दिक्कत आ सकती है। तो इसका काम है उस वाटर लेवल को इंडिकेट करना और बताना, मतलब कि इस नीचे चला गया और टरबाइन को बंद, बॉयलर को बंद कर देना। फ्यूजल का एक काम है। और पाँचवा है ब्लो अप कॉक, ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, स्लरी होती है, मड होता है, इसको निकालने के नीचे लगा होता है और नीचे फेंक देता है। और पाँचवा है फीड चेक वॉल्व, ये बहुत नहीं आएगा, बस जान लो फीड चेक वॉल्व। इट इज द फंक्शन इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वाटर टू द बॉयलर, यही है फीड चेक। तो फीड पंप और फीड चेक वॉल्व में अंतर है। फीड चेक वॉल्व जो है यहाँ लगना है माउंटिंग में, और फीड पंप जो लगना है बॉयलर में, उसमें एसेसरीज में लगना है। और एक होता है स्टीम स्टॉप वॉल्व। स्टीम स्टॉप वॉल्व अगर कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो वहाँ के लिए स्टीम स्टॉप वॉल्व लगता है। ओके, इतना हो गया ना। और एसेसरीज में फिर सुन लो, सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, इंजेक्टर, स्टीम ट्रैप सबसे इंपॉर्टेंट, एंड स्टीम सेपरेटर, ये हो गया एसेसरीज। ओके, क्वेश्चन करिए सेकंड नंबर, ट्राई सेकंड नंबर। ये तो टाइम दे चुका हूँ मैं। देखो, बॉयलर माउंटिंग आर मेनली प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, सही है, पहला मैंने बताया था ये प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होती हैं। और जो बॉयलर एसेसरीज होती हैं वो इफेक्टिवनेस या इफिशियंसी के लिए होती हैं। और स्टीम स्टॉप वॉल्व इज एन एसेसरी, ये गलत है। स्टीम स्टॉप वॉल्व मैंने बताया था आपको कि वो होता है माउंटिंग, दूसरा गलत है। तो दूसरा गलत होता है, ये तीनों चलेगा। आपका दूसरे का आंसर डी हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर ट्राई कीजिए। तो जितना मैंने बताया ना यार, इतना ये मैंने कई बार ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। जो चैप्टर है ना, 1-2 बार मैंने सॉल्व नहीं किया, कई बार सॉल्व किया बस रटने के लिए। तो और आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे, देखो, हो सकता है आपको 94 क्वेश्चन, हो सकता है आपको 60 क्वेश्चन ना आए इस चैप्टर के, लेकिन कोई उसमें वो नहीं है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, आपने बस पढ़ा नहीं है। और जिसको आ रहा है उसने रट लिया है, और रटना ही है पूरी चीज़ों को, ठीक है। पूरा रटना, इस चैप्टर पूरा रटना है। कुछ ऐसा सोम टाइप का नहीं है कि कॉन्सेप्ट्स हैं उसको लगाया, नहीं आ रहा तो डिमोरलाइज हो गए। अगर आपको नहीं आ रहा, सिंपल सिंपल एक ही रीजन है, आपने रटा नहीं है। आप रट लेंगे, आपको आने लगेगा। ओके, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 3।
चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। जो सूट ब्लोअर होता है, सबसे पहले देखो, सूट ब्लोअर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, जो सबसे ईजिएस्ट लगे उसे पकड़ लो। सबसे ईजिएस्ट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसका क्या काम होता है? फ्लू गैसेस में जो फ्लाई गैस है उसको पकड़ के नीचे गिरा देना, उसको हवा में ना जाने देना, ठीक है। तो टू क्लीनिंग ऑफ फ्लू गैसेस, तो बी का थ्री आपने पकड़ लिया, तो ये दोनों ऑप्शन चले गए। ओके, तो एक डी का 5 अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया। अब आपको चेक करना है क्या? ए का 1 और 2, ए क्या बस बचे 1 और 2। तो सूट ब्लोअर में पहला है रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम द बॉयलर ड्रम, ये काम सूट ब्लोअर का नहीं है, ये काम ब्लो डाउन का है, ठीक है, कंटेमिनेट्स को बाहर निकालना। तो 2 नंबर हो जाएगा, ए का 2 हो गया, सी का 1 हो गया, तो आपका आंसर 23-15 डी, थर्ड का डी हो गया, ठीक है। और अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए। देखो चौथा क्वेश्चन है, ऑल बॉयलर्स यूज इन द पावर प्लांट नेसेसरली यूज फॉर सर्कुलेशन। ऐसा नहीं है यार, अगर कहीं भी ऐसे स्टेटमेंट आ जाए कि नेसेसरली, मस्ट, ऑलवेज, इन एवरी केस, ये सब मोस्ट ऑफ टाइम 90% टाइम गलत ही होते हैं, ठीक है। तो हमेशा ही नहीं करते हैं, ये एब्सर्ड है। तो फोर्थ का डी हो गया। फिफ्थ नंबर ट्राई कीजिए। देखो सिंपल, आप ये भी मैंने समझाया था कि जो फ्यूजिबल प्लग होता है ये, तो फ्यूजिबल प्लग जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह रिपीट होगा, तो आप इसे रट लो। फ्यूजिबल प्लग होता है जो कि वाटर के एक लेवल को एक लेवल से नीचे नहीं आने देता है। अगर एक लेवल से नीचे चला गया तो वाटर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, और जो हीटिंग है पाइप्स की स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ये काम होता है फ्यूजिबल प्लग का। ये लेड आउट से बना होता है, वो हीटिंग से गल जाता है, यही सब होता है इसका प्रोसीजर, ठीक है। तो सी सही है, फिफ्थ का सी। सिक्स नंबर ट्राई कीजिए। देखो, सर्कुलेशन रेशियो का एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि टोटल मास ऊपर, नीचे मास ऑफ स्टीम। तो सर्कुलेशन रेशियो का मतलब ये होता है ना कि अगर एक बार आप वाटर को पाइप से घुमा रहे हो, जो वाल के अंदर पाइप लगी होती है, तो कितना कितना वाटर जो है स्टीम बन जा रहा है, यही मतलब होता है सर्कुलेशन रेशियो का। मान लो आपने 100 ग्राम भेजा वाटर को और 10 ग्राम बन गया स्टीम, मतलब कि अगर 100 ग्राम को पूरे को स्टीम बनाना है 10 बार भेजना पड़ेगा ना, 10 10 निकलेगा, ठीक है। वही होता है सर्कुलेशन रेशियो कि आपको 10 बार घुमाना पड़ेगा, तो पूरा जो अमाउंट है वो स्टीम बन जाएगी। वही फार्मूला उसी तरह से बना दिया गया है। तो देखो ऐसे करते हैं, मास ऑफ स्टीम, मास ऑफ लिक्विड अपॉन मास ऑफ स्टीम। तो बस वही है, 0.1 वही डिवाइड हो गया है, तो 10 आंसर आएगा, सिक्स का डी। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। और जो 7 क्वेश्चन नंबर आया ना, ये आउट ऑफ सिलेबस, ये नहीं पूछेगा कहीं, इतना इतना आप डीप नहीं पूछते हैं, बस बहुत पूछेंगे तो फैक्चुअल बेस पूछ लेंगे। और इसका मैं आंसर दे दे रहा हूँ, 7th का आपका आंसर है डी। और जो बुक है उसमें कोई सोल्यूशन नहीं दिया, तो मुझे आता भी नहीं इसका सोल्यूशन, और बुक में दिया भी नहीं है। जिसको आता होगा वो जो हमारा चैनल है फीमेल लर्निंग वाला, उस पर आगे बताएगा सबको फिर, ठीक है। ट्राई कीजिए 8th नंबर। देखो वही, अच्छा ट्राई कर लो फिर। देखो, हाँ, बाई एक्सेस एयर इन जो कोर्स होते हैं ना 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आपका है पलवराइज्ड, मतलब मैं उस हिसाब से अरेंज कर दे रहा हूँ कि मिनिमम टू मैक्सिमम एक्सेस एयर। तो पहला आएगा पलवराइज्ड कोल, इसमें आपको एयर चाहिए होती है 15 से 20% एक्सेस में। दूसरा आता है आपका कोल स्टॉकर कोल, उसमें आपको 20 से 30, देखो उसमें 15 से 20 आए थे, इसमें 20 से 30 चले गए। फिर आता है सेमी एंथ्रासाइड, ठीक है, सेमी एंथ्रासाइड विथ ट्रैवलिंग साइरेट,
विथ ट्रेवलिंग साई रेट, उसमें चाहिए होता है 30 से 60% एक्सेस एयर। और फिर आता है आपका एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट आपको चाहिए होता है 40% के आसपास। ओके, और देखो पहले जो ये रेंज है ना, ये बहुत वेरी करती हैं। जैसे इन्होंने यहाँ बता दिया, मैं देख के बता रहा हूँ इसमें से, जैसे इन्होंने यहाँ बता दिया ना, इससे स्टिक नहीं करना है बिल्कुल, हल्का सा ऊपर नीचे भी है 5-10% ना, उसको मान लेना है। बहुत उसमें वो नहीं कि रिजिड होगा कि हाँ यही रेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कंबसन ऑफ पोलराइज्ड कोल, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, 15 से 20%, याद हो गया ना। पोलराइज्ड कोल 15 से 20%, स्टॉकर जो होता है 20 से 30%, फिर आपका सेमी एंथ्रासाइट 30 से 60%, फिर एंथ्रासाइट 40%। ओके, तो पोलराइज्ड कोल है तो 15 से 20 कहाँ पे है बताइए, ये रहा 15 से 40 याद दिया हुआ है, हम इसी को मान लेंगे क्योंकि ये तो हो नहीं सकता है, ये तो हो नहीं सकता है, और 5-10 कम है, ठीक है। तो सी, 8 का सी हो गया। 9th नंबर ट्राई कीजिए। देखो यार, जो क्वेश्चन है ना, इसमें बात की गई है कि वाटर वॉल इनक्लोजर क्यों प्रोवाइड करते हैं। देखो मेन होता है बॉयलर में ना, बॉयलर में जो हीट ट्रांसफर होता है तीनों मीडियम्स होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। लेकिन रेडिएशन जो होता है बहुत प्रीडोमिनेंट हो जाता है एट हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। तो जो वॉल्स से जो होता है, वॉल से लेके जो बॉयलर का वॉल है और जो बीच में जो कोल जहाँ बर्निंग हो रही है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई डिफरेंस हो गया, तो रेडिएशन के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रांसफर होता है, इसलिए हम वहाँ बीच में वॉल देते हैं, वो वाटर वॉल देते हैं, ठीक है, वाटर इनक्लोजर। तो आपका आप बी ऑप्शन देखिए, इंक्रीजिंग द इवेपोरेशन रेट यूजिंग रेडिएशन। रेडिएशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस बहुत हो गया। या सिंपल सा फैक्ट है ना, अगर आप कहीं 30 डिग्री टेम्परेचर है वाटर का, और बॉयलर में कितना होता होगा, 500 आसपास होता है, ठीक है, 540 होती है मेटेरियल कंडीशन। अगर देखेंगे स्टीम बॉयलर में तो 500 मान लेते हैं, तो 500 क्या है, अब तो ये 700-800 हो जाएगा ना, तो 73 जोड़ के ये 300 हो जाएगा। तो 3 का पावर 4 माइनस 8 का पावर 4 बहुत आ जाएगा अंदर, 64, 64 × 64 ये आ गया, तो निकलना था 81। ये नेग्लेजिबल ही हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा आ गया ना। और अगर आप निकालते हो बस कन्वेक्शन के थ्रू, तो बस 500 रहेगा यहाँ पे एच डेल्टा डी। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कि जो रेडिएशन होता है वो बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है। तो बी ऑप्शन आएगा, इंक्रीजिंग द इवेपोरेशन रेट यूजिंग द रेडिएशन। कन्वेक्शन नहीं है, अब जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, इंक्रीजिंग द इवेपोरेशन रेट यूजिंग द कन्वेक्शन, कन्वेक्शन नहीं, वहाँ मेन कंसिडरेशन होता है रेडिएशन, ठीक है। तो पहला काटते ही हमारा ये ऑप्शन बन गया, ठीक है। और दूसरा है कि प्रोटेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव वॉल ऑफ द फर्नेस, वॉल को भी बचाना है, जो फर्नेस की वॉल है कहीं वही ना पिघल जाए ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, ये भी ध्यान रखना होता है। ओके, इसलिए वाटर वॉल इसलिए मतलब मेन मोटिव वो नहीं है, मेन मोटिव है कि वो जो रेडिएशन हीट आ रही है उसे हमें पकड़ना है। बॉयलर की वॉल भी ठीक है, बचा लेंगे, बच जाती है उससे। तो 2 और 3, 2 और 3 से 9th का ए हो गया। अब ट्राई कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10th। हल्का सा नॉइज़ हो रहा है, हाँ घंटी बज रही है आसपास मंदिर में। ट्राई 10th नंबर। देखो यहाँ बात ये, एक्सपेंशन जॉइंट इन द स्टीम पाइपलाइन आर इंस्टॉल टू। एक्सपेंशन जॉइंट हम क्यों इंस्टॉल करते हैं, तो यार देखो इसका सिंपल रीजन है, ये जो पहला ऑप्शन दिया है ना इसमें स्टेटमेंट, अलाउ फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट, ये एक प्लांट की एक्सपेंशन की बात करने लगे, एक स्टी उससे एक्सपेंशन जॉइंट से। ऐसा नहीं यार, प्लांट को थोड़ी एक्सपेंड कर दोगे, प्लांट बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो ये तो एब्सर्ड आंसर है, अगर कोई पकड़ लेगा तो इसी को गलत काट के आंसर दे देगा। लेकिन अगर आगे देखना चाहो तो देख सकते हो कि टेक द स्ट्रेसेस अवे फ्रॉम द फ्लैंज स्प्लिटिंग, ये सही है। एंड परमिट एक्सपेंशन ऑफ द पाइप ड्यू टू द टेम्परेचर हाई, इसीलिए दिया जाता है एक्सपेंशन, वो एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है, इन दोनों रीजन्स के लिए। तो सेकंड जो रीजन है कंफर्म मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ कंफर्म पता है कि पहला स्टेटमेंट गलत है। तो इससे मैं ये तीनों काट दूंगा और सी आंसर आ जाएगा। 10th का सी, और 11th नंबर करिए।
देखो, ये देखो, जो 11th नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि हम अंडर कूलिंग क्यों नहीं करते हैं। तो मेन बात, अंडर कूलिंग मतलब क्या होता है, जो हमारा ये रीजन है हम इसमें ले चले गए, जबकि हमारा जो कंडेंसर था उसका मेन काम होता है जो इवेपोरेटिव हीट है उसको एब्जॉर्व करना, मतलब ये वाली। तो इसमें ले जाने से दिक्कत क्या होगी ना, यहाँ से यहाँ हम पंप लगाएंगे, पंप हमारे यहाँ तक पहुँचा देगा ऐसे टॉपिक के थ्रू, फिर उसका हमें इतनी हीट एक्स्ट्रा देनी पड़ जाएगी उसे। हीट अब क्यू से प्राइस बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घट जाएगी, सिंपल सा फैक्टर है। तो 11th का भी हो जाएगा, 11th का बी सही आंसर है। ठीक है, ट्राई कीजिए 12th नंबर। देखो, इसमें हाइडल हाइडल जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यही दिक्कत है कि उसमें जो बनाने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उसका निकलता नहीं है। ठीक है, सेटअप करने के लिए क्या करते हैं, लोन लेते हैं हम लोग, ऐसा तो नहीं है बहुत पैसा है, लोन लेते हैं ऐसा प्लांट सेटअप करने के लिए। तो जो उसका इंटरेस्ट आता है लोन का ना, वही ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू तो जो आउटपुट दे रहा है हमारा प्लांट। मेन दिक्कत है ये कॉस्ट, इकोनॉमी दैट डिटरमाइंस चॉइस ऑफ प्लांट। ठीक है, तो 12th का डी हो जाएगा। 13 नंबर करिए। देखो, जो देखो बहुत टाइम नहीं मिलेगा इन सब क्वेश्चन, मेरे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डीरेटर जो होता है उसका काम होता है जो डिजॉल्व गैसेस हैं इन द फीड वाटर उसको निकालना बाहर। फिर डिजॉल्व क्या, कभी कभार ऐसा होता है कि H2 हमारा ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन जाता है, तो उसको भी निकालना बाहर है, तो उसको उसका वही डीरेटर का वही काम है। अगर उसको नहीं निकालेंगे ना तो होगा ये कि एफिशिएंसी हमारी घट जाएगी। ठीक है, यही होता है। 13th का डी, एफिशिएंसी कैसे घट जाएगी, क्योंकि जो हीट ट्रांसफर होता है वो कम हो जाएगा, यही सब मेन रीजन होते हैं। क्योंकि गैस का जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है बहुत कम होता है कंपेयर टू द लिक्विड्स। ओके, 14 नंबर ट्राई कीजिए। देखो, कहीं भी ये सब लिखा हो ना, इंट्यूट ड्राफ्ट फैन आई डी फैन ये सब, इसमें लगना वही है बैकवर्ड ही। बैकवर्ड क्यों लगता है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, हमें एफिशिएंसी हर जगह चाहिए। ओके, तो 14th का, देखो, हाँ इसमें बोला गया है कि अगर हम मैकेनिकल डॉट लगाते हैं तो वो ज़्यादा इफिशियंट है, ज़्यादा नेचुरल, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या दिया रीजन उन्होंने, बिकॉज एग्जॉस्ट गैसेस कैन बी कूल टू द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इफ़ मैकेनिकल डॉट इज प्रोवाइड, ये भी सही है। मैकेनिकल डॉट लगाओ तो जो हीट का ट्रांसफर होगा ज़्यादा हो पाएगा फ्लू गैसेस से, जो जब फ्लू गैसेस बाहर निकलेंगी हमारी तो उनका टेम्परेचर कम रहेगा, इसका मतलब हमने फ्लू गैस के हीट को ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया है, इसका मतलब बॉयलर की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 15th का ए है। 16 ट्राई कीजिए।
देखो जो हमारी फ्लू गैसेज होती हैं इनके थ्रू पास होती हैं। पहला रेडिएंट सुपर हीटर, देन पेंडेंट सुपर हीटर, देन रीहीटर, देन कन्वेक्शन सुपर हीटर, देन इकोनोमाइज़र। या याद कर लो, इसी में क्वेश्चन बनता है। देन एयर प्री हीटर, देन ईएसपी, देन आईडी फैन। ठीक है, इतना याद कर लो, इसी क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा और इसी में बीच में कैसे उठा लेंगे और दे देंगे ये लोग क्वेश्चन। तो पूछा गया गैस फ्लो कैसे पास होती है। पहला सुपर हीटर, देन इकोनोमाइज़र। देखो सुपर हीटर यहाँ पे है, ये तीनों सुपर हीटर हैं, 1 2 3। ठीक है, सुपर हीटर, देन इकोनोमाइज़र 1 3, फिर एयर प्री हीटर 4, आईडी फैन नहीं, एक गलत लगा दिया क्या मैंने। पहले आता है एयर प्री हीटर, आया है 2 नंबर पे, 2 4 13 24 आ गया आंसर। ठीक है, 13 24 डी आंसर, 16 का डी, एंड 16 का डी सही है। आप ट्राई करिए 17 नंबर। देखो पीछे हमने डिस्कस किया था फ्लू गैस कैसे कैसे पास होती है, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर जो वाटर है वो कैसे पास हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल मैं पूरा बता दे रहा हूँ। तो पहले वाटर जाता है वाटर फीड पंप से इकोनोमाइज़र में। ठीक है, इकोनोमाइज़र से देखो यहीं पे लगा होता है जो इकोनोमाइज़र में जा रहा है ना। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दे दिया है, हाँ इकोनोमाइज़र, फिर इवेपोरेटर, फिर ये वाला कन्वेक्शन सुपर हीटर, देन रेडिएंट सुपर हीटर, देन पेंडेंट सुपर हीटर, देन उसके बाद हाई प्रेशर टरबाइन में जाएगा, हाई प्रेशर टरबाइन में जाने के बाद रीहीटर में जाएगा, फिर लो प्रेशर टरबाइन में जाएगा। इतना याद कर लो, अब इसी क्वेश्चन बनेगा। तो अगर ये पूछते हैं बॉयलर कहाँ पे इसमें है, तो इकोनोमाइज़र नहीं सॉरी, हाँ इकोनोमाइज़र के बाद बॉयलर ड्रम में जाता है। यहाँ से बॉयलर ड्रम यहीं बीच में लगा होता है। ठीक है, यहाँ लगा दो आप बीच में। ओके, तो ये क्वेश्चन कर लो आप। तो क्वेश्चन क्या क्या है, पहले कहाँ पर जाएगा, पहले जाएगा इकोनोमाइज़र में, देन और यहाँ क्वेश्चन है बेंसन बॉयलर की, मतलब इसमें जो बॉयलर ड्रम है, बॉयलर ड्रम इसको, ये बॉयलर ड्रम बीच में है। ठीक है, बॉयलर ड्रम मानो इसको, बॉयलर ड्रम। तो बॉयलर ड्रम इसमें होता ही नहीं है बेंसन में। तो पहले इकोनोमाइज़र में, देन कन्वेक्शन सुपर हीटर। देखो पहले इकोनोमाइज़र ये आ गया 1, देन कन्वेक्शन सुपर हीटर 2, फिर रेडिएशन 1 मिनट, इवेपोरेटर अच्छा आ गया बीच में। पहले इकोनोमाइज़र 1, देन इवेपोरेटर, रुको यार, इतना समझ गया ना, मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर बता दे रहा हूँ आपको आंसर कैसे। इतना जो मैंने पीछे लिखा था सीरीज बनाई थी वो वैसे याद करना, तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब बता दे रहा हूँ, देखो पहले जाता है इकोनोमाइज़र में, इकोनोमाइज़र, देन रेडिएशन फिर इवेपोरेटर में, फिर कन्वेक्शन सुपर हीटर में, देन रेडिएशन। तो 21 43 यहाँ पे डी, 17 का डी हो जाएगा, 17 का डी सही है। ट्राई 18 नंबर क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चन इसमें है कि याद ही करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि कोल फायर्ड पावर प्लांट बॉयलर्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया जनरली यूज पल्वराइज्ड फ्यूल कंबसन पल्वराइज्ड फ्यूल कंबसन। 18 का ए आंसर। 19 नंबर ट्राई कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं, बार बार रिपीट होना शुरू हो गए हैं अब। देखो जो ये तीनों सुपर हीटर, स्ट्रीम ट्रैप एंड इकोनोमाइजर, ये तो एसेसरीज होती हैं। तुम्हारा आंसर फीड चेक वॉल्व है बस। ठीक है, तो 19 का ए। 20 नंबर ट्राई कीजिए।
देखो इसमें बोला गया है कि रिकवरी बॉयलर्स का मतलब अनफायर्ड, इसमें आग नहीं लगाई गई है, ठीक है। तो पहला आंसर तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहाँ आग नहीं लगाई जाती है, इसमें उससे हीट जनरेट नहीं होती है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा आना चाहिए, तो ये और ही चला गया। अब चेक कर लीजिए, पावर प्लांट यूजिंग फ्लूइडाइज्ड बेड। फ्लूइडाइज्ड बेड मतलब यहाँ फ्लूइडाइज्ड बेड का मतलब होता है ना कि जो बॉयलर का ये होता है जो सेक्शन बड़ा वाला, बीच में जो गुटके टाइप के वो रहते हैं कोल, ठीक है, उनको हम नीचे से एयर फेंकते हैं, जिससे कि उसका वेट बैलेंस रहे, वो ऊपर सस्पेंडेड रहते हैं इस स्पेस में, ठीक है। यहाँ सस्पेंडेड रहेंगे और वहीं जलते रहते हैं और हीट देते रहते हैं, ठीक है। और फ्लूइडाइज्ड बेड वाले में जो कोल की क्वालिटी है हम लो भी यूज कर सकते हैं, और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कन्वेंशनल, जो हमारा कन्वेंशनल बॉयलर है उससे कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से जो नॉक्स गैसेस हैं वो कम बनती हैं, ठीक है। इतनी तीन चीज़ याद कर लो बस, कि लो ग्रेड क्वालिटी कोल, दूसरा लो टेम्परेचर, तीसरा लोक्स का नॉक्स का लो फॉर्मेशन, ठीक है। तो फ्लूइडाइज्ड और ये तो गलत ही हो गया यार, आर्थर और पावर प्लांट्स इन सब में आग लगाते ही हैं। और कंबाइंड साइकिल वाला जो देखो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आग नहीं लगाते हैं, उसमें ऊपर लगा होता है ब्रिटन साइकिल, नीचे लगा होता है ये वाला रैंकाइन वाला, तो जो ब्रिटन की हीट होती है वही ले लेता है रैंकाइन। ओके, तो हमारा हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, 20 का सी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 21। द वन थ्रो बॉयलर का मतलब होता है कि इसमें कोई भी बॉयलर ड्रम नहीं है, जो मैंने बताया था एक बार सर्कुलेशन रेशियो का, कि 100 ग्राम पानी भेज रहे हैं तो कितना उसमें स्टीम बन गया, 10 ग्राम बना, तो मतलब 10 बार भेजना पड़ेगा 100 ग्राम निकालने के लिए, तो सर्कुलेशन रेशियो हो जाएगा आपका 10। लेकिन कुछ बॉयलर्स ऐसे होते हैं जिसमें 100 ग्राम ने भेजा, 100 ग्राम स्टीम बन गया, ठीक है। तो हमें बॉयलर में भेजना ही नहीं है उसे, सीधे उसे सुपर हीटर में भेजिए, फिर सुपर हीटर में फिर भेजिए वहाँ पे टरबाइन में, बॉयलर ड्रम कोई काम ही नहीं है। तो बॉयलर ड्रम नहीं होगा उसमें, पहली बात, ये चारों ऑप्शन में मिल गया, तो क्या छोड़ो इसे। फिर है स्टीम सेपरेटर, पंप्स। अच्छा देखो ये इन ऑप्शन से यार पंप्स भी दिया हुआ है कि पंप्स भी नहीं लगाते हैं, लेकिन पंप हर जगह लगता है। तो जो हमारा ये वाला ऑप्शन है सी वाला, 21 का सी, ये सही हो जाएगा, ठीक है। पंप हर जगह लगता है, हर उसमें बॉयलर में। ओके, 22 नंबर ट्राई कीजिए। देखो जिसने 22 नंबर क्वेश्चन कर लिया उसने कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है ना, क्वेश्चन छोड़ना नहीं। देखो सिंपल है, आप हल्का सा इतना जानते होगे कि जो टोटल हेड होता है वो स्टैटिक हेड प्लस काइनेटिक हेड दोनों चीज़ों से मिल के बना होता है। इसका मतलब स्टैटिक हेड नीचे आएगा, टोटल हेड ऊपर आएगा, इतना आपको पता है ना। और दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा काइनेटिक हेड, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस जीरो कब हो जाएगा, जब काइनेटिक हेड जीरो हो जाए। तो काइनेटिक हेड जीरो कब होगा, जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब क्यू जीरो होगा आपका। तो डिस्चार्ज जीरो। अब देखो इनमें ऐसा कौन सा है जो कि स्टार्टिंग में मिल रहा है और आगे जाके अंतर आ रहा है। तो ये लाइन देखो, ये लाइन ऊपर, स्टार्टिंग में दोनों एक साथ थे लेकिन बाद में आगे पीछे हो गए, ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। ये ध्यान दिया आपने, मतलब वही जो काइनेटिक जो बढ़ रहा है ना, जो क्यू बढ़ रहा है इधर, तो वही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है लगातार। तो कौन सा है, 2 और 4 लाइन, 2 और 4 होगी। 2 आपकी हो जाएगी टोटल हेड और 4 हो जाएगा आपका स्टैटिक हेड, ठीक है। तो 22 का डी। तो ऐसे भी क्वेश्चन निकाल सकते हो आप अगर निकालना चाहो तो। 23 ट्राई कीजिए। देखो ये तीन जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसमें ये तीन फार्मूले आपको पता होंगे ना, ये वाले एच वाला, क्यू वाला, पी वाला। तो यही लगा देना है कि पावर की बात कर रहे हैं तो पावर जो है एन क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एन क्या है, आरपीएम है, प्रोपोर्शनल टू आरपीएम क्यूब। सी 23 का सी। 24 ट्राई कीजिए। कौआ कहाँ बोल रहा है यार, बहुत दूर बैठा तब भी आ जा रही है।
देखो इस क्वेश्चन में पहले सिंपल है भैया। देखो यार पूरा सब कुछ सबको नहीं आता है। अभी मैचिंग दिया सबसे पहले जब आता है वो पकड़ लो। पहला बात कॉकरन में पता है, कॉकरन के बारे में पता है क्या है, ये वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल बस एक जगह पे दिया हुआ है, वर्टिकल वर्टिकल फायर ट्यूब। ठीक है, तो डी का 3 आप मैच करा दो, डी का 3 जैसे ही आप मैच कराओगे ये ऑप्शन चला गया। देन आपके पास बचता है, आप पकड़ लो अब बी को, कॉर्निस को पकड़ लो। ठीक है, कोई पकड़ लो, वैसे कोई पकड़ सकते हैं। कॉर्निस पकड़ेंगे तो 5 और 4 अवेलेबल हैं। 5 4 पढ़िए। 4 में कहते हैं उन्होंने वाटर ट्यूब, तो ये गलत हो गया, कॉर्निस तो फायर ट्यूब होता है ना। तो बी का 5 हो गया, बी का 5 होता है, ये भी चला गया। अब ए आप पकड़ लो लेंसायर, लेंसायर के लिए अवेलेबल हमारे पास है 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 अवेलेबल है, तो 1 वाले में वाटर ट्यूब कह दिया, लेंसायर जबकि हमारा होता है फायर ट्यूब। तो ए का 2, तो आंसर हमारा हो गया 2 5 3, बी आंसर हो गया, ए आंसर हो गया सॉरी, 24 का ए। ठीक है, 25 और 26 कीजिए। तो जो इस क्वेश्चन में बोला गया कि ए बी जो है वो है क्या, ये मुझे भी आता नहीं है, बस मैंने आंसर देख लिया है, मैं उस हिसाब से बता दे रहा हूँ आपको। और जो 25 में क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया हुआ है कि मिस, इसका आंसर उन्होंने दे दिया है सी। ठीक है, 25 का मुझे पता नहीं क्या है, पहली और कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि मिसिंग क्वांटिटी इज मेनली ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम एंड अ स्मॉल अमाउंट विल बी ड्यू टू द लीकेज पास्ट द पिस्टन। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे होंगे, मतलब कि जो पाइप में जो कंडेंसेट बन गया वो, और दूसरा कि जो जो पिस्टन स्टीम स्टीम वो है ना, ये इट इज़ अ स्टीम इंजन। तो जो पिस्टन से जो पास हो गया, मतलब जो रिंग्स होती है वहाँ से, उसकी वजह से जो मिसिंग क्वांटिटी है वही है ए बी। ठीक है, बस इन्होंने इतना समझाया। तो 25 का सी है आंसर। और 26 नंबर कीजिए। तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ यार बेंसन के बारे में, पीछे मैंने डिस्कस कर दिया था कि बेंसन में कोई ड्रम नहीं होता, बॉयलर ड्रम। ठीक है, ये 1 थ्रो बॉयलर है, मतलब कि एक बार में ही जो 100 ग्राम पानी हम बार बार ले रहे हैं, 100 ग्राम 100 ग्राम पूरा इवेपरेट कर देगा, सर्कुलेशन रेशियो 1 हो जाएगा, नो ड्रम। ठीक है, 26 का डी। 27 ट्राई कीजिए। तो ये भी डिस्कस हो चुका है पीछे कई बार कि जो वाटर का लेवल एक लेवल से नीचे चला गया बिलो मिनिमम लेवल, तो कौन सा जो सेफ्टी डिवाइस है या फिर माउंटिंग का काम करेगी, फ्यूज और प्लग, यही काम करता है। ठीक है, 27 का भी, ये काफ़ी डिस्कस हो चुका है इसलिए मैंने करा दिया डायरेक्टली। 28 करिए। तो पीछे पीछे भी एक क्वेश्चन था फैन के ब्लेड्स के बारे में। तो ब्लेड्स हम वही यूज़ करते हैं बैकवर्ड वाली, क्योंकि उसकी इफिशियंसी हाई होती है, तो यहाँ भी बैकवर्ड यूज़ करेंगे। 28 का ए। 29 ट्राई कीजिए। तो ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग अगर, तो पहला है कि प्रेशराइज्ड फ्यूल गिव हाई एंड कंट्रोल्ड बर्निंग रेट, ये बहुत पता नहीं है मुझे भी। दूसरा पढ़ते हैं इनसफिशिएंट एयर कॉज एक्सेसिव स्मोकिंग, हाँ ये पता है कि जैसे कि आपने वहाँ पढ़ा होगा रिन्यूएबल एनर्जी में भी कि अगर और आईसी इंजन में भी कि अगर आप एयर की क्वालिटी और क्वांटिटी कम दोगे तो स्मोकिंग होना शुरू हो जाएगी। स्मोकिंग होती क्यों है, सीओ की वजह से, वो जो कार्बन पूरा जल नहीं पाता और सीओ फॉर्म में रह जाता है, तो इसकी वजह से स्मोकिंग होती है। तो ये सही है। एक्सेस एयर इज प्रोवाइड टू कंट्रोल द फ्लू गैस टेम्परेचर, ये एब्सर्ड है। एक्सेस एयर हम प्रोवाइड करते हैं ओनली फॉर द कंप्लीट कंबसन। ठीक है, तो ये गलत है। थर्ड काटते ही ये दोनों चले गए, और 2 हमें लेना है, तो सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 29 का सी हो जाएगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर 30।
देखो, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है जो एग्जॉस्ट से बाहर निकलने वाली है, तो वहाँ पे कौन है जो कि यूटिलाइज करता है हीट को, हीट को यूटिलाइज करके पानी को गर्म करता है, फीड वाटर को। और यहीं कहता है एयर कौन गर्म करता है, तो हो जाता है आंसर एयर प्री हीटर। यहाँ वाटर को गर्म करने की बात की गई है तो उसके लिए इकोनोमाइजर लगा होता है, ठीक है। इकोनोमाइजर नाम से ही लगता है ना कि इकोनॉमी बचा रहा है, लास्ट में जो फालतू चीज़ें उसको यूज कर ले रहा है, ठीक है। तो बी, 30 का बी हो जाएगा। ये लास्ट में लगा तो मैंने आपको पूरा बनाया था ना, जो एक सीरीज टाइप का वाटर के लिए, फ्लू गैस के लिए, वहाँ मैंने बताया था आपको सब चीज़ें। 31 ट्राई कीजिए। जो 31 क्वेश्चन नंबर है, ये मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं इन्होंने क्या बोला हुआ है। हल्का से पढ़ते हैं तो कन्विंसिंग लगता है पढ़ने में, आंसर इसका सही लगता है, लेकिन इसका मुझे कंप्लीट एग्जैक्ट पता नहीं क्या क्या इन्होंने कहा है। तो इसका आंसर मैं दे दे रहा हूँ, आप लोग पढ़िएगा, आपको अगर कन्विंसिंग लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। हाँ, इन्होंने एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दिया है बुक में, ठीक है। 31 का ये आंसर है। 32 ट्राई कीजिए। देखो, जो ये दो स्टेटमेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों डिस्कस हो चुका है, ठीक है। ये दोनों सही हैं, पहले डिस्कस हो चुका है कि सूट ब्लोअर जो होता है क्लीनिंग ऑफ ट्यूब सरफेस एट द रेगुलर इंटरवल्स, एंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है वो फ्लाई एश को रिमूव करता है फ्रॉम फ्लू गैसेस। ये दोनों स्टेटमेंट डिस्कस हो चुके हैं। बस हमारा बचता है फोर्स सर्कुलेशन वाला। फोर्स सर्कुलेशन इज ऑलवेज यूज इन द हाई प्रेशर पावर बॉयलर्स। हाँ, सही है। जो नेचुरल सर्कुलेशन होता है वो हमारा 120 या 130 बार तक ही काम कर पाता है, उसके बाद वो काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है हमारे, मेरे हिसाब से 32 का ए होना चाहिए, एंड 32 का ए है भी। 33 नंबर ट्राई कीजिए। 33 ट्राई कीजिए। जो वन थ्रो बॉयलर है, कर लो ट्राई। देखो, जो 33 क्वेश्चन नंबर है, वन थ्रो बॉयलर ऑपरेट एट तो वन थ्रो यार बेंसन वाला होता है, और वो ऑपरेट करता है एबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर इसलिए बोलते हैं उसे, इसीलिए उसे सुपर क्रिटिकल बॉयलर भी बोलते हैं, ओके। तो मेरे हिसाब से यार आंसर का बी होना चाहिए इसका। और जो इन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्सप्लेन बस एक ही चीज़ लिख दी है कि एनटीपीसी का कोई एक प्लांट है तालचर में, उड़ीसा में, वहाँ पे एक सब क्रिटिकल बॉयलर है जो कि वन थ्रो बॉयलर है। अब यार उस बेसिस पे आंसर नहीं दे सकते हैं, एक जनरल जो थ्योरी होती है उसमें अब यही हमने पढ़ा हुआ है कि वन थ्रो मतलब कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर है। क्यों वन थ्रो क्यों है? क्योंकि उसमें एवेपोरेटर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। सीधे लिक्विड से वेपर पर कन्वर्ट हो जा रहा है एक पॉइंट पे। तो मेरे हिसाब से आंसर इसका बी होना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो सी है, ठीक है। 33 का सी दिया हुआ है इन्होंने। ट्राई 34 नंबर। देखो यार कुछ रिपीट हुआ है सारे इसमें। स्टीम ट्रैप का काम क्या है? सिंपल है, हाँ देखो, ड्रेन ऑफ वाटर कलेक्टेड बाय द पार्शियल कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इन द पाइप्स। ए का 5 होते ही ये दोनों ऑप्शन चले गए हमारे, और डी का 2 ऑटोमेटिकली हो गया। और आप अगला पढ़ लो फ्यूचर प्लग, ये तो आपको रट चुका होगा अब तक कि अगर एक लिमिट से नीचे गया पानी, पुट ऑफ द फर्नेस फायर व्हेन द वाटर लेवल रीचेस अनसेफ लिमिट, मतलब नीचे चला गया तो 5-3-2 कहाँ पे है? 5-3-2 आप आ रहा है सी में। 34 का सी हो जाएगा। अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 35 ट्राई कीजिए।
देखो 35 क्वेश्चन में बोला गया है कि लो कैलोरीफिक वैल्यू जो बट लेकिन जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है वो मेज़र करता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू को। तो यहाँ एक एब्सर्ड हो गया, 35 का डी आंसर हो गया हमारा। अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 36। देखो यार, ये जो 36 क्वेश्चन नंबर है इसमें पहला स्टेटमेंट देखो 5 से 10 यहाँ दे दिया है, जबकि होता है 15 से 20 मैंने बताया था ना, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 60, 40, ये बताया, 4 रेंज बताई थी मैंने स्टार्टिंग में। तो 5 10 दे दिया। अब इस ये तो गलत होना चाहिए यहाँ पे उस बेसिस पे, लेकिन ठीक मानते हैं गलत। अभी फिर आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है एयर कंटेस्ट 21% ऑक्सीजन बाई वेट। ये सर एब्सर्ड है, 23% ऑक्सीजन होती है हमारे एयर में अगर बाई वेट देखा जाए, वो बाई मोल या बाई वॉल्यूम 21% होती है। ठीक है, ये एब्सर्ड हो गया, मतलब ये मोस्ट एब्सर्ड है, ये भी एब्सर्ड है लेकिन ये मोस्ट एब्सर्ड है, इसलिए इसको काटेंगे हम लोग, दूसरे को काटेंगे। दूसरा काटते ही बचा हमारे पास ये दो बचे। उस चौथा नंबर चेक कर लो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन चेक कर लो, फोर्थ नंबर स्टेटमेंट। इन द combustion ऑफ लिक्विड फ्यूल्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर इनवेरिएबली हाई देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ये पता नहीं मुझे, ये तो केमिस्ट्री का सवाल है या आईसी इंजन का सवाल है, तो ये मुझे नहीं पता है, बट उन्होंने कहा है कि ऐसा होता है, तो मैं मान लेता हूँ ऐसा होता है, एंड आंसर में इन्होंने बी दिया हुआ है। ठीक है, और जो 37 क्वेश्चन नंबर रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 16 का, उसका मैंने आंसर दे दिया है। आंसर आपका आंसर उसका ए है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आप 38 नंबर ट्राई कीजिए। तो फ्लोराइज्ड बेड आ गया, मैंने इसके 3 कॉन्सेप्ट बताए थे स्टार्टिंग बीच में, वो आपको याद होंगे तो आप कर लोगे। 3 ही कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं। देखो यार, पढ़ते ही मैंने 3 बताया था ना कि कोर की क्वालिटी कम होती है, कन्वेंशनल से टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए नॉक्स कम बनता है इसमें। इतनी चीज़ मैंने बहुत क्लियरली बताई हुई थी आपको। तो जो पहला स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कि टेम्परेचर द कंबसन टेम्परेचर आर हायर दैन दोज इन द कन्वेंशनल बॉयलर, ये गलत है, लो होता है। ठीक है, यही गलत है, मतलब यही आंसर हो जाएगा। 38 का एक रॉन्ग पूछा हुआ है ना। अब 39 ट्राई कीजिए। ये भी रिपीटिशन ही है यार। ये मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस जो कि पानी को खींच के लाती है स्टीम पाइप्स में से, जो कंडेंसेट हो जाता है, स्टीम ट्रैप। और ये आपको एक चीज़ रटनी है कि ये एसेसरी है, ये माउंटिंग नहीं है। ठीक है, तो 39 का बी हो जाएगा। ट्राई 40 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें सिंपल आपको पकड़ना है, जो लिग्नाइट होता है। देखो लिग्नाइट जो एनएलसी है, जो पेपर होने वाला है हमारा, वो लिग्नाइट निकालते हैं। लिग्नाइट जो है एकदम बेकार रद्दी क्वालिटी होती है, पहले पीट आता है फिर उसके बाद लिग्नाइट आता है। तो लिग्नाइट की एकदम रद्दी क्वालिटी कोल होता है, और इसमें इट कंटेन्स इनफ्लेमेबल गैसेज एंड बर्न्स विद फायर। हाँ ठीक है, ए का 1 हो गया, और नहीं ए का 1 कैसे, 2, ए का 2 हो गया। ए का 2 होते ही ये दोनों चले गए, और सी का 4 ऑटोमेटिकली सेट हो गया। फिर देन हम आगे बढ़ते हैं, बी के बारे में पढ़ते हैं। बी के लिए हमारे पास ऑप्शन है 1 और 3। आर्टिफिशियल नहीं है, आर्टिफिशियल तो हमारा कोक होता है। ठीक है, तो डी का 1 होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर बन गया है 2341। 2341 मतलब ए, 40 का ए।
41 नंबर कीजिए, 41 नंबर ट्राई कीजिए। तो इससे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अब सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ब्लोइंग डाउन 2 क्वेश्चन में आ चुका है पीछे। देखो, ब्लोइंग डाउन काम है जो सेडिमेंट्स हैं या फिर जो सॉलिड कंसनट्रेशन है उसको कम करना इन द वाटर, बॉइलर वाटर, ठीक है। तो 41 का सी हो गया। 42 ट्राई कीजिए। यार मैच नहीं कर पा रहा है। तो पहली चीज़ तो मिल गई मुझे कि बेंसन जो है तो हाई प्रेशर बॉयलर होगा। बी का 4 हो गया। तो बी का 4 होते ए का 1 ऑटोमेटिकली सेट हो गया। देन अगला आ गया कि बैबकॉक एंड विलकॉक्स। बैबकॉक विलकॉक के लिए 2 बचे हुए हैं हमारे पास, 2 3 बचा हुआ है। ये पता नहीं यार, देख लेता हूँ मैं आंसर को। 42 नंबर, 42 का दिया हुआ है बी, ये वाला दिया हुआ है, मतलब कि सी का 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्यूब वाटर ट्यूब बॉयलर, सी का 2 है एंड डी का 3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो याद करना पड़ेगा। हो गया, हल्का सा इन्होंने लगा दिया दिमाग, यहीं कहीं फायर वार लिख देते, फायर ट्यूब बॉयलर, तो सब पकड़ में आया था सारा, ठीक है। तो 42 का सी था ना, बी था, 42 का बी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 43 ट्राई कीजिए। 43 तो अगेन क्वेश्चन फ्लोराइड बेड का आ चुका है, ठीक है। तो इट फॉर्म्स द फॉर्मेशन ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन इन लो, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा सही है, इतना पता चल गया। इट रिक्वायर्स हाई क्वालिटी ऑफ कोल, ये फर्जी स्टेटमेंट है, ये गलत है। ये गलत होते ही चारों ऑप्शन कट गए हमारे। 43 का भी ये रिपीट हो रहा था क्वेश्चन, इसलिए मैंने करा टाइम नहीं दिया। 44 ट्राई कीजिए। ये हम लोग कई बार कर चुके हैं, ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। पहले देखो, पहले कम्बसन चैम्बर रहेगा, फिर रीहीट नहीं, रीहीटर नहीं, पहले सुपर हीटर मिलना चाहिए। कम्बसन चैम्बर, सुपर हीटर, रीहीटर, इकोनोमाइजर, एयर रीहीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, आईडी स्टैक, ये सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ भी इन्होंने बीच में रीहीटर दिया, ये भी गलत है। और इसमें देख लेते हैं, कम्बसन चैम्बर, सुपर हीटर, रीहीटर, इकोनोमाइजर, एयर हीटर, नहीं आईडी फिर मैंने लगा दिया है, आईडी फिर बाद लगता है, ठीक है, ईएसपी के बाद लगता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। बी आंसर सही है। देखो सर रिपीट हो रहा है सब। अब यार फिक्स नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी में कितना करा लेंगे। 45 ट्राई कीजिए। देखो, इसमें कहना चाह रहे हैं कि कूलिंग टावर में सम ऑफ रेंज एंड अप्रोच इज इक्वल टू सम ऑफ रेंज। रेंज क्या होती है हमारी, कि जो कंडेंसर में वाटर अंदर गया, कंडेंसर से बाहर जितने बाहर आया, वो होती है रेंज। और अप्रोच होती है कि मान लो जितना बाहर आया उसमें और वेट बल्ब में, मतलब मान लो पहले 100, मान लो 80 में अंदर गया था, ठीक है, 40 में बाहर आ गया, लेकिन उसका वेट बल्ब टेम्परेचर 20 था, तो 40 से 80 जितना वो ठंडा हो पाया उसे कहेंगे हम रेंज।
और जितना और हो सकता था उसे आप कहेंगे अप्रोच। समझ गया ना, कि जितना हो सकता था उसे कहेंगे अप्रोच। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कहा गया है कि जो रेंज और सम का अप्रोच है इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ वेट बल्ब डिप्रेशन। वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, ड्राई बल्ब का और वेट बल्ब का टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये जो रेंज है इसके आधी है, इसका मतलब मिडिल में होना चाहिए, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के मिडिल होगा तभी वही आंसर होगा। मतलब कि मीन ऑफ एंट्रिंग टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द मीन ऑफ वाटर इनलेट टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। सही है, T1 एंड TWB का मीन होना चाहिए। यह जनरल कॉन्सेप्ट है साइंस मैथमेटिक्स का। 45 का ए सही है। 46 कीजिए। द ड्रॉट इन लोकोमोटिव बॉयलर्स इज प्रोड्यूस्ड बाई, ये रटना है, इसका मुझे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं है। स्टीम जेट से करते हैं, ठीक है। ये तो यार फैक्चुअल बेस है, स्टीम जेट से करते हैं, बस याद कर लो। देन क्वेश्चन आएगा 47। दो, इससे बात की गई वेस्ट हीट बॉयलर्स की। तो वेस्ट हीट बॉयलर के बारे में एक चीज़ जान लो, जो मॉडर्न वेस्ट हीट बॉयलर्स आ रहे हैं वो वाटर ट्यूब होते हैं, ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है फायर ट्यूब, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये काट दो। और अगर आपको याद करना है तो 1 एंड 3 सही है, आप उसको याद भी कर सकते हो फैक्चुअल बेसिस पे, कहीं पूछ दे, ठीक है। 47 का डी, 47 डी। 46 का सी था। 48 ट्राई कीजिए, ट्राई 48। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कौन सा सही नहीं है अबाउट द स्टीम सुपर क्रिटिकल स्टीम जनरेटर। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट दिया है कि इट हैज़ अ वेरी स्मॉल ड्रम कंपेयर टू द कन्वेंशनल बॉयलर, ये गलत है। इसमें ड्रम होता ही नहीं है, नो ड्रम। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो 48 का ए डायरेक्टली आगे हम पढ़ेंगे ही नहीं। 49 ट्राई कीजिए। देखो ये क्वेश्चन हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं। फायर ट्यूब वाले कौन से होते हैं, फायर ट्यूब कौन सा है इसमें, तो बेबकॉक्स वाटर हो गया, ये लोकोमोटिव, स्टर्लिन भी वाटर होता है, बेंसन भी वाटर होता है, ठीक है। तो 49 का बी। 50 ट्राई कीजिए। ये भी क्वेश्चन हो चुका है हमारा कि बॉयलर माउंटिंग कौन कौन सी है। तो बॉयलर माउंटिंग हमारी ब्लोपकॉक होती है, स्टीम ट्रैप नहीं होती है, स्टीम ट्रैप नहीं होती है। मैंने ये बताया स्टीम ट्रैप रटना है आपको, इसी से क्वेश्चन पकड़ में आएंगे मैक्सिमम। तो डी हो गया आंसर। इस रिपीट हो रहा है इसमें टाइम नहीं दूंगा, इसमें बहुत लंबा वीडियो जाता है, नहीं तो वैसे बहुत लंबा, और मैं थक भी जाता हूँ लास्ट तक जब 2 घंटे से ऊपर वीडियो होती है तो। और जो 51 क्वेश्चन नंबर है ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। करेक्ट पाथ ऑफ वाटर फ्लो पूछा हुआ है। तो पहले इकोनोमाइजर में जाएगा, फिर बॉयलर ड्रम में, फिर वाटर बॉल में, फिर बॉयलर ड्रम में, देन सुपर हीटर, देन टर्बाइंस। ये सही है, पहला ही सही है, ठीक है। 51 का ए, ए है ना, हाँ सही है। ट्राई 52 नंबर।
दो यार प्रॉक्सिमल एनालिसिस जो किसी ने यार पढ़ी होगी नहीं पढ़ी होगी। प्रॉक्सिमल एनालिसिस में जो जो चीज़ें होती है पता चलती हैं बस इसमें क्या क्या है उसमें कोल में, ठीक है। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस indicates the behavior of coal when it is heated. Proximate analysis of coal gives fixed carbon, volatile matter, fixed carbon दे बताता है, volatile matter क्या बताता है, moisture and ash कितना ये बताता है, and summation of all this should be equal to the mass of coal taken for analysis। मतलब कि जितना मास कोल का लिया गया उसके उसमें जो है सब बता देगा ये। तो यही हाल आप समझ जाएगा, फिक्स कार्बन, वोलाटाइल मैटर कितना है, मॉइस्चर कितना है, एश कंटेंट कितना है, ठीक है। तो 52 का ए। 53 ट्राई कीजिए। देखो जो इसे बोला गया है कौन कौन है जो ओवरऑल इफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। तो सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर, ये तीनों जो फ्लू गैस के हीट को ले रहे हैं वो अच्छे से यूज कर रहे हैं। तो लेकिन जो कंडेंसर है, कंडेंसर का मेन काम होता है ना, कंडेंसर का मेन काम होता है कि जो हमारा जो वाटर है प्यूरीफाइड फीड वाला वो ख़राब ना हो जाए, मेन काम होता है उसे बचाना है। और एफिशिएंसी फ्यूल बढ़ाता है, लेकिन उसे इतना कंसिडरेशन नहीं लेंगे और उस बेसिस पे इसमें आंसर देंगे। और आंसर होगा हमारा ए 1 2 3। कंडेंसर नहीं लेंगे आंसर में, ठीक है। और कंडेंसर हमारी एसेसरीज होती भी नहीं है, यहाँ तो नहीं लिखा, अगर होती हुई पता नहीं है, लेकिन यहाँ जो नोट्स है उसमें बताया गया नहीं होती है, तो इसमें बताया नहीं है कि कंडेंसर के बारे में। तो 53 का ए। 54 कीजिए। ये भी किया हुआ क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट बॉयलर माउंटिंग, कौन सी माउंटिंग वो नहीं है। तो इंजेक्टर है, ये तो हमारा एसेसरी होता है, तो पहला हो गया। तो तीसरा हमें काटना है, पहला होना चाहिए, तीसरा काटना है, ये गया, पहला होना चाहिए। तो दूसरा चेक कर लो, ये भी हमारी एसेसरी, इकोनोमाइज़र भी, ठीक है। तो 1 2 आंसर हो जाएगा। मतलब इसे बताना था कि कौन सी एसेसरीज़ हैं। तो ये दोनों हो गया, इंजेक्टर एंड इकोनोमाइज़र। 54 का बी हो जाएगा, ठीक है। 55 ट्राई कीजिए। दो जो 55 क्वेश्चन नंबर है, इसमें जो बुक में ना तो कोई आंसर दिया है, इन्होंने कहा कि इसमें कोई आंसर नहीं है और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन दिया है, तो और ना ही मुझे आता है, ठीक है, ये बात भी है। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, जिसको आता है वो अच्छे से बताएगा इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्या हो सकता है, ठीक है। और 56 ट्राई कीजिए। देखो जो 56 में बोला गया कि फायर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं, हम उसे बहुत हाई प्रेशर पे ऑपरेट नहीं करते हैं। ये सही उन्होंने कहा है, क्योंकि अगर आप बहुत हाई प्रेशर पे करोगे तो उसमें देखो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा अंदर पाइप के अंदर। और फायर ट्यूब का मतलब यही होता है कि जो ट्यूब है उसमें फायर है, उसके अंदर आ गया, ट्यूब के अंदर आ गया, ठीक है। तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा और उससे क्रीप के चांसेस हो जाएंगे, क्रीप हो सकता है, बेंड हो सकता है, कोई बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, ओके। तो असर्शन में सही है एग्जाम से, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैसेस इट मे बी फेल टू द क्रीप, ओके। प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना यार, ठीक है। यही पी बराबर नाटी लगाओ, क्योंकि वो गैस है अंदर, आइडियल अप्रॉक्सीमेट टू आइडियल होगा ही। तो 56 का ए होना चाहिए, ए है 56 का ए, हाँ ए सही है। 57 ट्राई कीजिए। तो 57 बड़ा कॉमन सेंस क्वेश्चन है, 57 भी। ऐसे बोला गया है कौन है जो फ्लू गैस जिसे नहीं चाहिए। फ्लू गैस मतलब जिसको हीट नहीं चाहिए। तो इकोनोमाइजर को हीट चाहिए, प्री हीटर को हीट चाहिए, सुपर हीटर को हीट चाहिए, बस इंजेक्टर को हीट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। 57 का सी हो गया। 58 ट्राई कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन किया हुआ है हमारा
कि जब वाटर का लेवल बिलो एक सेफ लिमिट से नीचे चला जाए तो कौन है जो कि फायर को बंद कर देता है, कौन पुट आउट द फायर। तो यही है फ्यूजल प्लग। मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो 3-4 बार रिपीट हो चुका है अभी तक, 4 या 5 बार। 58 का बी। 59 ट्राई कीजिए। तो 59 हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। ये जो कांस्टेंट प्रेशर की बात की, यहाँ पे हल्का सा घुमा दिया क्वेश्चन को। जो कंडेंसेट होता है ना, स्टीम पाइप मान लो है, उसमें कुछ कंडेंसेट बन गया, वाटर कुछ कंडेंसेट हो गया, तो उसको स्टीम ट्रैप निकालता है। अगर स्टीम ट्रैप नहीं निकालेगा तो उसमें प्रेशर में वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अगर उसमें लिक्विड रह रहा है तो ये स्टीम ट्रैप का काम है कांस्टेंट प्रेशर। मैंने एक्सप्लेन भी किया था जब समझा रहे हैं स्टीम ट्रैप के बारे में, तब मैंने अच्छे से बताया था कि इसका काम होता है जो कंडेंसेट है उसे बाहर निकालना, प्लस उसके प्रेशर को एक मेंटेन करके रखना उसके अंदर। ओके, तो 59 का सी हो जाएगा। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 60। देखो ये अगला क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस ऑफ द मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर इज सुपीरियर टू द नेचुरल ड्राफ्ट विथ इंक्रीज इन वेट टेम्परेचर, डिक्रीज इन वेट बल्ब, इंक्रीज इन ड्राई बल्ब। देखो यार, जो ड्राई बल्ब है और वेट बल्ब है वो एक प्रॉपर्टी है एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड सर्टेन प्रेशर, ठीक है। उसको उससे मतलब नहीं कि आप मैकेनिकल लगा रहे हो नेचुरल डॉट लगा रहे हो, वो फिक्स ही रहेगा। तो इससे बस होगा यही कि इंक्रीज इन एयर सर्कुलेशन रेशियो, ठीक है, इंक्रीज इन रिसर्कुलेशन ऑफ एयर, बस यही होगा इससे अंतर। 60 का डी। प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर देगा हमारा डॉट जो लगेगा। आप 61 ट्राई कीजिए। सिक्सटी वन में कहा है कि वाटर ट्यूब बॉयलर्स जो होते हैं कहाँ प्रेफर करते हैं, तो हाई प्रेशर में। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि फायर वाले हाई प्रेशर में यूज नहीं हो सकते। हाई प्रेशर में क्या यूज होगा, वाटर वाला। तो वाटर वाला एंड हाई आउटपुट, जहाँ हाई आउटपुट चाहिए हाई प्रेशर चाहिए वहाँ पे हम वाटर ट्यूब बॉयलर्स यूज करेंगे, ठीक है। यार हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सब कुछ ले रहा है, इसका हाई आउटपुट देगा ही ना, सिंपल सी बात है। अब कुछ लोग कहेंगे एक्सप्लेन नहीं किया इसको, तो अब क्या एक्सप्लेन करें, तो बेसिक्स हैं। और कुछ चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जाती यार, वो एक नॉर्मल चीज़ है वो, उसको क्या एक्सप्लेन करें। मैकेनिकल इंजीनियर 4 साल पढ़ चुके हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। 62 ट्राई कीजिए। तो पीछे मैंने अभी बताया था आपको ना कि जो कंडेंसर है उसे हम एसेसरी नहीं मानते हैं, क्योंकि उसका मेन काम इफिशियंसी बढ़ाना नहीं होता है। उसका मेन काम होता है जो हमने जो साफ़ सुथरा पानी किया हुआ है अपने टरबाइन में भेजने के लिए स्टीम बना के, उसको बचाना मेन काम उसका होता है, ठीक है। तो कंडेंसर को नहीं मानते एसेसरी। तो 62 का ये। और जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना वो इसी से एक्सप्लेनेशन आता है। मैं क्वेश्चन कर चुका होता हूँ एक बार, और मुझे पता होता है कि आगे क्या आने वाला है, तो मैं एक्सप्लेनेशन मेरा उसी से बनता है। और मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है इसके लिए। आप यही अगर 3-4 बार क्वेश्चन पर लगा लोगे, ये वीडियो अगर 3-4 बार अगर आप देख लेते हो तो आपको ऐसे फ्लो रहेगा। इंटरव्यू से बहुत काम आता है ये सब यार, मतलब काम के बात करने के लिए आप कन्वर्सेशन करते हैं इंटरव्यू में, बातें यहाँ वहाँ बताओगे सर ये होता है वो होता है, तो लोग इंप्रेस होते हैं उससे कि हाँ बच्चे कुछ ना कुछ तो आता ही है, कुछ नॉलेज है, ठीक है। और चुपचाप वही बैठ जाओ कि आई हैव ओनली वैसा कि मतलब मैंने बस क्वेश्चन लगाए हुए हैं, तो काम नहीं करता। इससे गेट के बंदों को दिक्कत वही होती है कि वो उनका थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग नहीं होता, दे आर गुड इन द न्यूमेरिकल ओनली, ठीक है। तो इससे इंटरव्यू बहुत काम आता है। आपको जितना ही वास्ट नॉलेज रहेगा आप उतना ही स्पेयर में काम बात कर पाओगे ना। कुछ भी कहते हो उसको एक्सप्लेन कर ले जाओगे, ये रहेगा। तो ऐसा आपकी एबिलिटी को दिखाएगा वहाँ पे, यही सब फ़ायदे होते हैं, ठीक है। 63 ट्राई कीजिए।
देखो, अब बेंसन कई बार डिस्कस हो चुका है, वन थ्रो बॉयलर है, ठीक है। ए का 4 हो गया, ए का 4 होता है, ये दोनों ऑप्शन चले गए हमारे, और डी का 1 ऑटोमेटिकली सेट हो गया। देन हम पहुँचे स्टर्लिंग पे। स्टर्लिंग हमारे पास क्या ऑप्शन था, 5 एंड 3, 5 एंड 3 बेंड था और इंक्लाइंड। तो मुझे मतलब स्टर्लिंग का बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि अगर बैबकॉक्स विलकॉक्स है वो इंक्लाइंड होता है, 53 डिग्री शायद होता है इसका एंगल, जो इंक्लिनेशन एंगल होता है वो भी बता देता हूँ आपको। इसका एंगल है, नहीं यार कुछ प्रेशर 50, पता नहीं क्या लिखा है, इंक्लाइंड कुछ लिखा हुआ है, एंगल क्लियर दिख नहीं रहा है उसमें, ठीक है। 50 मत मानो, कुछ होता है, मतलब इंक्लाइंड होता है, इतना जान लो बस। तो सी को मैंने 5 से मैच करा दिया, सी 5 मैच कराया तो हमारा आंसर आ गया 4351, 4351 ये सी, ठीक है, 63 का सी। एंड क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिए आप, 64 ट्राई कीजिए। देखो, इसे पूछा गया नेट नेट हीट सप्लाइड इन द बॉयलर। तो पहले बोला गया है कि जो हमारा फीड वाटर है वो हमारा यहाँ पे है 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहले आपसे 30 से 100 ले जाएंगे, उसके बाद यहाँ 100, ये 100 है, और उसके बाद बोला गया है कि इसको इवेपरेट करना है 0.9 तक, 0.9 ट्राइफ्रैक्शन तक, मतलब पूरा इवेपरेट नहीं करना है, 90% इवेपरेट करना है। तो 0.9 इंटू 2400, और ये जो 30 से 100 ले जा रहा है उसमें हीट लगेगी, और सॉल्व करने पे 24 से 40 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 64 का सी, 65 ट्राई कीजिए। देखो, इसमें पूछा गया एयर प्रीटर को हम रखते कहाँ पे हैं। तो एयर प्रीटर हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, तब मिला लो आंसर कौन सा है, फोर्स ड्राफ्ट एंड चिमनी। फोर्स ड्राफ्ट चिमनी तो यहाँ पे है, तो नहीं, याद नहीं है। फोर्स ड्राफ्ट फैन एंड फर्नेस, इसके और इसके बीच, हाँ ये सही लग रहा है, कुछ बी ऑप्शन सही लग रहा है। इकोनोमाइजर एंड फीड पंप, ये तो अलग ही चीज़ है, कंडेंसर एंड फीड पंप ये अलग चीज़ है, ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो ना, ये यहाँ से यहाँ की बात कर दिया है, मतलब ये कुछ पूछते ऐसा सा पूछना चाहिए था, इसके इसके बीच में या इसके बीच में पूछ लेते हैं, पूछ रहे हैं पूरा ही बोल दिया इन्होंने। तो 65 का बी हो जाएगा आंसर। और 66 क्वेश्चन नंबर है वो रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है। तो मैं नहीं करा रहा हूँ, उसका आंसर मैंने दे दिया है, सी आंसर उसका। आप 67 ट्राई करिए। ये भी क्वेश्चन रिपीटिशन है। इसमें फिर उन्होंने बोल दिया, मैंने पिछले बताया था कि पंप हर जगह लगा होता है, और इसमें उन्होंने बोल दिया कि नो सर्कुलेशन पंप, तो ये गलत हो गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, ये गया सेकेंड, हाँ ये गया। हमारे बचता है थर्ड बस। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ नो स्टीम डंप, पहला स्टेटमेंट में सही है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना, जो कि जिसमें कि हम लगा सकें, वन को लगा सकें। जहाँ भी वन लगाया उसके बगल में टू लिख दिया है इन्होंने, उसके बगल में टू लिख दिया है, ठीक है। जैसे इसमें तो टू हम नहीं ले सकते हैं आंसर में, इसलिए डी मारेंगे आंसर, ठीक है। 67 का डी, 67 का डी। और 66 यहाँ नीचे लिखा हुआ है सी। ट्राई कीजिए 68 नंबर।
देखो जो 68 क्वेश्चन नंबर है, इसमें बोला गया है कि द मॉडर्न इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स यूज़ ओनली वाटर ट्यूब बॉयलर्स एंड नो फायर ट्यूब बॉयलर्स। ये मुझे पता नहीं इसका क्या होता है, सही गलत, लेकिन जो आंसर दिया उसमें सी दिया है, इसका मतलब ये सही होगा और ये गलत होगा। और एक्सप्लेनेशन उन्होंने कुछ दिया नहीं है, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दिया है, तो मान लेते हैं सही है, इनका मान लेते हैं, ठीक है। तो वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर कंपेरेटिवली चीपर इन फर्स्ट कॉस्ट देन फायर ट्यूब, ये गलत है, ये इन्होंने गलत दिया है, ठीक है। उस हिसाब से गलत हो गया, मतलब कि याद कर लीजिए आप कि वाटर ट्यूब बॉयलर जो होता है वो फर्स्ट कॉस्ट में चीपर नहीं होता है, महंगा होता है। अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 69। देखो 69 क्वेश्चन में बात की गई है प्राइमरी सरफेस की, मतलब कि प्राइमरी जो हीट ट्रांसफर होता है कहाँ पे होता है, सिंपल है, जो सबसे बेस्ट गैस होगी, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर वाली जो फ्लू होगी वो आप सुपर हीटर लेगा, पहली बार सुपर हीटर लेगा, हीटर लेगा, तो ढूंढ लो। प्राइमरी बॉयलर हीट ट्रांसफर सरफेस इंक्लूड्स इवेपोरेटर सेक्शन, इकोनोमाइजर सेक्शन, ये नहीं है, एयर प्री हीटर और इकोनोमाइजर तो जो जा रही होती है एग्जॉस्ट जो बाहर जा रही होती है उसको यूज करते हैं। तो दूसरा पढ़ते हैं, इंक्लूड्स इवेपोरेटर सेक्शन, ये भी गलत हो गया। सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी ये नहीं करता है। प्राइमरी सेक्शन इंक्लूड इवेपोरेटर सेक्शन, सुपर हीटर सेक्शन एंड हीट सेक्शन, हाँ ये सही है, डी। जो अच्छे अमाउंट, जो अच्छे मतलब ज़्यादा हाई टेम्परेचर वही ना हाई टेम्परेचर दे पाएगी, ठीक है। 69 का डी। जो हीट जो होता है हमारा इकोनोमाइज़र और एयर प्री हीटर, वो तो फर्जी गैस जा रही होती है, हम उसे यूज कर लेते हैं कि भाई इकोनॉमी बढ़ जाएगी, हमारी इफिशियंसी बढ़ जाएगी बॉयलर की, ठीक है। 70 नंबर ट्राई कीजिए, 70 नंबर। तो जो 70 नंबर क्वेश्चन है ना, उसमें सिल्का के बारे में पूछा गया, सिल्का के बारे में बोला गया है, तो स्पेशल कंसिडरेशन आप सिल्का को देते हैं, क्योंकि सिल्का क्या करता है ना, हाई प्रेशर पर जाने के बाद वेपराइज हो जाता है, और वेपराइज होकर वो जाता है स्टीम के ब्लेड्स पे, और सॉरी टरबाइन के ब्लेड्स पे जाता है, और टरबाइन ब्लेड पे जाएगा सिल्का, तो सिंपल यार की दिक्कतें आएंगी, ठीक है। ब्लेड बहुत यार कॉस्टली होती है, उसको हम बहुत बचा के रखते हैं, तो 70 का डी हो जाएगा आंसर। और 71 है जो क्वेश्चन नंबर 46 का रिपीटिशन है, इसका आंसर डी है, ठीक है। तो 72 ट्राई कीजिए आप, ये भी क्वेश्चन रिपीटिशन है, कई बार कर चुके हैं हम लोग। 72 नंबर, इसे पूछा है करेक्ट पाथ ऑफ गैस फ्रॉम द बॉयलर फर्नेस टू चिमनी। बॉयलर फर्नेस निकलेगा इकोनोमाइजर, गलत है। बॉयलर फर्नेस निकलेगा सुपर हीटर जाएगा, एयर हीटर नहीं आना चाहिए पहले। बॉयलर फर्नेस निकलेगा एयर, गलत। बॉयलर फर्नेस निकलेगा सुपर हीटर, फिर इकोनोमाइजर, देन एयर हीटर चिमनी। तो इसमें काफ़ी चीज़ बीच में आती है, वो उन्होंने नहीं दिया है। ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग बहुत अच्छे से कराया था, बहुत अच्छे से, इसलिए मैं यहाँ टाइम नहीं दे रहा हूँ बेसिकली। ओके, तो 72 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 73। देखो जो इकोनोमाइज़र होता है ना, वो इस सेक्शन में जो हीट चाहिए होती है, जैसे हमारा पीछे क्वेश्चन था 30 से 100 जाने वाला, उसको उसके लिए होता है इकोनोमाइज़र, ठीक है। और इकोनोमाइज़र काम ये है कि जो फर्जी गैस बाहर जाने वाली थी, जो बेकार होने वाली थी, उसी को यूज कर लेना। उसका मतलब क्या हुआ कि लेकिन ये काम करने के लिए हीट हमें चाहिए ही चाहिए, हमने वो वाली हीट यूज कर ली। अगर वो यूज ना करते तो अलग से फ्यूल डालते, अलग से यूज करते, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, इनडायरेक्टली हम देखें अगर रिवर्स इंजीनियरिंग के फॉर्म में, तो ये रिड्यूस करता है फ्यूल के कंजप्शन को, ओके। तो 73 का बी होना चाहिए। एंड 74 ट्राई कीजिए आप लोग। जो एक क्वेश्चन है ना, ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे, ये आप अगर पढ़ोगे एक तरीके से तो एक जनरल कॉमन सेंस कह देगा कि बहुत मतलब आंसर बता देगा कॉमन सेंस आपका
ये इसमें कैंसिल होना चाहिए, यही आंसर होगा ना। इसमें जो कह रहे हैं कि 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए टेम्परेचर, ये जो निकल रहा है एग्जॉस्ट, उसका मेन रीजन यही होता है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट को यूटिलाइज़ करना है, और मैक्सिमम हीट को अगर यूटिलाइज़ कर लेंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारी आएगी बॉयलर की। ठीक है, तो 74 का ए हो जाएगा। 75 नंबर ट्राई कीजिए। जो 75 क्वेश्चन नंबर है, इसमें बोला गया मेजर शॉर्ट कमिंग ऑफ द फायर ट्यूब बॉयलर्स आर द मैक्सिमम साइज ऑफ द यूनिट एंड द मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर। हाँ बिल्कुल सही है, यही होता है कि यही इसमें शॉर्ट कमिंग है कि अगर आप मैक्सिमम प्रेशर यूज नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम प्रेशर, अगर मैक्सिमम प्रेशर यूज करो तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्रीप हो जाएगा, क्रीप हो जाएगा तो फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए अब देखो एक चीज़ समझो, इसको बचाने के लिए अगर हमें हाई टेम्परेचर का यूज ही करना होगा तो हम क्या करेंगे, पाइप के थिकनेस को मोटा करेंगे जिससे कोई ज़्यादा स्ट्रेस बियर कर सके, क्रीप जल्दी ना हो। तो हमारा क्या होगा, पाइप के स्ट्रेस को अगर हम मोटा करेंगे, पाइप के जो थिकनेस को मोटा करेंगे तो मटेरियल ज़्यादा जाएगा, मटेरियल ज़्यादा जाएगा तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी। वही बी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि थिक सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये दोनों असर्शन रीजन कनेक्टेड तो नहीं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन रीजन में जो रीजन बता चुका हूँ पीछे, रीजन इसका ये होगा असर्शन का कि क्रीप होना शुरू हो जाएगा, क्रीप हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। ठीक है, और ये रीजन नहीं है पर दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा 75 का बी। 76 नंबर ट्राई कीजिए। देखो देखो पंपिंग ऑफ हाईली विस्कस फ्लूइड, मतलब हाईली विस्कस हो जाए या बहुत गाढ़ा टाइप ऐसा हो जाए, जैसे गंदगी हो गई, स्लरी हो गई या मड हो गया, इन सबको निकालने के लिए हम लोग प्लंजर पंप का यूज करते हैं। ये आप याद कर लो। ठीक है, ये फैक्चुअल बेस क्वेश्चन है, अगर नहीं आता तो याद कर लो, बस प्लंजर बेस यूज होता है। ओके, जैसे कि हाँ इतना ही है, ठीक है काफ़ी। 76 का सी हो जाएगा। 77 नंबर ट्राई कीजिए। दो यार, ऑसिड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं भूल गया, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और उसमें इतना मुझे याद है कि वो ड्राई जो होता है कंपोनेंट ना उसको बताता है, वेट को नहीं बताता, मतलब वाटर को नहीं लेता है। ठीक है, तो वाटर को नहीं लेता है तो हमारा जो डी स्टेटमेंट वो कैंसिल हो गया। अब ए बी सी में और ऐसा भी होता है 4 निकलते हैं, CO CO2 N2O2, और उसमें एक को नहीं बताता है, एक को नहीं बताता है। ठीक है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा, और चेक मैं अभी कर नहीं पाऊँगा। मैं अगर आप लोग कहो तो कमेंट बॉक्स में लिख दूँगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दूँगा, तो चेक कर लेता हूँ। और सेट वाला है ना, तो और सेट में ड्राई कॉन्स्टिट्यूएंट को मेजर करता है। अब पता नहीं है, इसमें लिखा नहीं है मैंने। CO CO2O2 है ये ना, हाँ सही है। ये जो है ऑक्साइड में 3 होते हैं, एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर होता है वो एब्जॉर्ब करता है CO2 को, दूसरा होता है गैलिक पायरोगैलिक, वो होता है एब्जॉर्ब करता है O2 को, और CO एब्जॉर्ब करता है, CO को एब्जॉर्ब करता है क्यूप्रस क्लोराइड। सही है, तो इसमें CO CO2 और O2 3 का तो है, और N2 निकाल लेते हैं 100 में से घटा के। ठीक है, डेफिसिट एयर है तो मतलब कि देखो एग्जॉस्ट बात की गई है ना, तो डेफिसिट एयर है मतलब कि एयर पूरी जल जाएगी, मतलब ऑक्सीजन पूरा खत्म हो जाएगा, तो ऑक्सीजन एग्जॉस्ट में बचेगा नहीं। ठीक है, तो CO CO2 N2 ये बचेगा। ठीक है, लेकिन एन जो ऑफसेट होता है ना वो N2 को नहीं बताता है, N2 हम निकालते हैं इंडायरेक्ट तरीके से, वो बताता है हमारा CO CO2 और O2 को। और इस वाले केस में जो डेफिसिट एयर है तो हाँ O2 नहीं आएगा, O2 0 आ जाएगा, CO CO2 कुछ वैल्यू आ जाएगी, और N2 हम निकालेंगे 100 माइनस CO CO2 करके। ओके, इतना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। 77 का सी हो जाएगा। 78 नंबर ट्राई कीजिए आप। 78 रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 65, मैंने आंसर दे दिया इसीलिए।
और 79 ट्राई कीजिए आप। तो देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर होता है उसमें इवेपरेटर नहीं होता, इवेपरेशन नहीं होता, मतलब ये फॉर्म नहीं आएगा, मतलब कि इवेपरेटर उसमें नहीं होगा। तो आप इवेपरेटर काट दो। ओनली प्री हीटर मतलब प्री हीटर एंड सुपर हीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, 79 का ए हो जाएगा। 80 नंबर भी रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 44 का, आप क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट ले लो। 44 का रिपीटिशन है 80 नंबर। तो 79 ए है ना, 79 ए 80 81 करिए। तो ये भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है कि वाटर का फायर पे क्या एडवांटेज है। पीछे हमने डिस्कस किया था कि जो फायर है कम ज़्यादा प्रेशर पर काम नहीं कर पाएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ कि वाटर ट्यूब बॉयलर कैन ऑपरेट सेफली एट द हायर प्रेशर। हायर प्रेशर के लिए भी वही हो गया, हायर आउटपुट भी यही देगा वाटर वाला ही। ठीक है, तो 81 का ए, इसलिए हम मैक्सिमम जगहों पे जितने प्लांट्स हमारे वहाँ वाटर ट्यूब बॉयलर यूज करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 82 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर तो फिर से वही सेम फर्जी क्वेश्चन आ गया। सुपर हीटर कंसिस्ट ऑफ ओनली इकोनोमाइजर एंड सुपर हीटर, इट डज नॉट हैव द इवेपरेटर, बिकॉज कि ये जो वर्क करता है वो सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो क्रिटिकल टेम्परेचर उससे ऊपर करता है, इसलिए से हम सुपर क्रिटिकल बोलते हैं। तो वहाँ पर कोई इवेपरेशन नहीं होता, एक पॉइंट होगा वहीं पूरा पूरा लिक्विड इवेपरेट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ इवेपरेशन बिकम जीरो एट द क्रिटिकल प्रेशर और एबव, ये सही है। अगर क्रिटिकल प्रेशर के आप ऊपर चले गए तो वहाँ पे एंथैल्पी ऑफ इवेपरेशन जीरो हो जाती है, मतलब कि जो यहाँ ये सेक्शन आ रहा होता है ये गायब हो जाता है, सीधे यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचता है सीधे। ठीक है, तो 82 का सी हो जाएगा। 83 नंबर ट्राई कीजिए। 82 का सी। 83 ट्राई कीजिए। 83। देखो ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं है क्या कॉन्सेप्ट है साइक्लो सेपरेटर्स का, लेकिन इसमें जो सोल्यूशन दिया है इसमें बताया गया कि इफिशियंसी इसकी बढ़ती है, पार्टिकल साइज बढ़ाओगे तब बढ़ेगी, पार्टिकल डेंसिटी बढ़ाओगे तब बढ़ेगी, वेलोसिटी ऑफ गैस बढ़ाओगे तभी बढ़ जाएगी, साइक्लोन की जो बॉडी लेंथ है वो बढ़ाओगे तब भी बढ़ जाएगी, नंबर बढ़ाओगे तभी बढ़ जाएगी, स्मूथनेस ऑफ साइक्लोन वॉल बढ़ाओगे तब भी बढ़ जाएगी, और साइक्लोन का डायमीटर कम करने पे भी इसका जो इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो उस बेसिस पे इन्होंने आंसर दिया है 83 का बी। बस इतना मुझे पता है, याद कर लीजिएगा इतनी चीज़ें। और 85 ट्राई कीजिए। 85 ट्राई हो गया। इफिशियंसी ऑफ द बॉयलर इज मोर इफ इट इज़ प्रोवाइड विद मैकेनिकल डॉट रेदर देन नेचुरल डॉट, सही है। दूसरा नेचुरल डॉट इज़ वेरी कॉस्टली बट हाई डिफिशियंट, नहीं ऐसा नहीं है, नेचुरल डॉट बहुत कॉस्टली नहीं होता है कम्पेयर टू मैकेनिकल डॉट। ठीक है, तो और इतना हाई एफिशिएंटली नहीं होता, हाई एफिशिएंट भी नहीं होता है। तो 85 का सी हो जाएगा। और 86 है जो क्वेश्चन नंबर 69 का रिपीटिशन है, उसका मैंने आंसर दे दिया है। क्वेश्चन आप देख लो, यही क्वेश्चन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कल मैंने पूरा वीडियो बनाया था, यहीं पहुँचती पूरा दिक्कत आ गई थी, सारा कैंसिल हो गया था, सारी मेहनत 2 घंटे बेकार हो गई थी। यहाँ तो मैं पहुँच गया था कल भी, इसलिए वीडियो डिले हो गया एक दिन। तो 87 ट्राई कीजिए।
देखो ये भी याद ही करना, मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ द हॉट गैसेस थ्रू अ चिमनी, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज हाइट ऑफ हॉट कॉलम प्रोड्यूसेस डॉट इज इक्वल होता है, इक्वल टू द हाइट ऑफ चिमनी। ठीक है, याद कर लो आप, ये याद ही करना है। तो 87 का बी हो गया, 87 का बी, 89 करिए, 88 करिए, 88। देखो इसमें क्वेश्चन है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो सबसे पहले हमारा आया था फायर ट्यूब बॉयलर, फिर आया था वाटर ट्यूब बॉयलर, फिर आया था मोनो ट्यूब। ठीक है, तो फायर ट्यूब वाला देन ये हमारे सी में है, 88 का सी हो जाएगा। ओके, 89 ट्राई कीजिए। और जो डेवलपमेंट पहले बताया ना, वो जो पहले फायर ट्यूब आया था, फिर वाटर ट्यूब, फिर देन मोनो ट्यूब। तो फायर सिंपल आपको पता है कि जो फायर ट्यूब है वो हाई प्रेशर पर काम नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए हमने बना दिया होगा वाटर ट्यूब वाला। ठीक है, एक ऐसे आप सोच सकते हो, नहीं आपको क्वेश्चन आ रहा है तो। कुछ अगर चीज़ आपको पता है ना, इस मैंने वही बताया ना, जितना बड़ा आपका स्पेयर होगा उतनी ये प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाओगे आसानी से और ईजिली और एक्यूरेसी के साथ। मेन चीज़ एक्यूरेसी होती है हर एग्जाम में। 89 ट्राई कीजिए, 89। देखो जो पीछे मैंने कुछ बोल दिया था कि आर्टिफिशियल डॉट सस्ता होता है, वो सस्ता नहीं होता, उसकी इफिशियंसी बहुत हाई नहीं होती है, ये होता है उसकी बहुत हाई, मतलब सस्ता नहीं होता, उसमें हाइट बहुत हमें देना पड़ता है, इसलिए वो महंगा पड़ता है। तो वही यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि जो हीट कैरिड अवे बाय द हॉट गैसेस, हीट कैरिड बाय द हॉट गैसेस इन चिमनी ड्रॉप इज मच ग्रेटर दैन द वर्क रिक्वायर्ड फॉर द लिफ्टिंग द सेम गैस थ्रू द हाइट ऑफ चिमनी, येट आर्टिफिशियल डॉट इज नॉट प्रेफर्ड। आर्टिफिशियल डॉट इसीलिए प्रेफर नहीं करते हैं कि बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लार्ज इनिशियल कॉस्ट एज वेल एज लार्ज मेंटेनेंस कॉस्ट। बहुत ज़्यादा हाइट जैसे रो जी एच होता है ना, तो मेन खेल इसी का है, रो ऑफ गैस माइनस रो ऑफ एयर इंटू जी एच, इसी से ऊपर जाती है, मतलब उठता है। ठीक है, तो हमें जो एच को बहुत हाई करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं बनाते हैं। तो ए है इसका कन्विंसिंग है। मैंने पीछे गलत बोल दिया शायद कि ये सस्ता होता है, नहीं सस्ता नहीं होता, आर्टिफिशियल डॉट महंगा होता है। ओके 90 नंबर ट्राई कीजिए, 90 नंबर ट्राई कीजिए। देखो बोला गया है कि फ्यूल ऑयल कंटेंट ओवरऑल कंबशन एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल ऑयल बेस्ड प्लांट इज लेस एज कम्पेयर टू द ऑयल बर्निंग। सही है, फ्यूल ऑयल कंटेंस, देखो यार कुछ चीज़ों का रीजन मुझे पता नहीं होता, जैसे कि ये चैप्टर है ना, ये वाला कंपोनेंट्स वाला, बहुत मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मतलब वही सोल्यूशन दे के मैंने जितना याद कर लिया उसी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। ओवरऑल एक्सपेंसिव अब याद कर लो जो चीज़ें नहीं पता है। ओवरऑल अगर आपको आती हो तो आप कमेंट में बताना मुझे भी, सब लोग के लिए हो जाएगा। और जो कमेंट करना है तो उसमें क्वेश्चन नंबर लिख देना 69, और मैं ये करूँगा कि आपका ही कमेंट कॉपी करके जो पहला कमेंट रहेगा उसी में डालता जाऊँगा बाई क्वेश्चन नंबर के फॉर्म में अरेंज करते हुए। ठीक है, ओवरऑल कंबशन एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल ऑयल बेस्ड प्लांट इज लेस एज कम्पेयर टू, सही है, सही इसमें दिया हुआ। इसका आंसर ए दिया हुआ है तो ए ही होगा, मान लेते हैं ए ही होगा, अगर इन्होंने किया है तो। फ्यूल ऑयल बढ़िया होता ही होगा कंपेयर टू द कोल से बढ़िया होता ही होगा, तभी ना हम लोग गाड़ी यूज करते नहीं तो कोलन लगा लेते। अप्रॉक्सीमेट अगला है कि 91 नंबर करिए, 91 नंबर। तो ये गलत है यार, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस से हम कैलोरीफिक वैल्यू नहीं निकालते हैं, वो तो हम
बॉम्ब कैलोरीमीटर्स निकालते हैं। प्रॉक्सिमल एनालिसिस से हम निकालते हैं वो क्या क्या कंटेंट है, कितना कार्बन है, कितना वोलेटाइल है, कितना एस है उसमें, और एक चीज़ और निकालते हैं, बोलिए पीछे था ना, देख लेना एस कंटेंट कितना है, और बता देता हूँ फिक्स्ड कार्बन कितना है, वोलेटाइल कितना है, मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर बोल रहा था मैं। चारों चीज़ें मतलब चारों का जोड़ोगे आप तो कोल के वेट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका 91 का डी हो जाएगा, 92 ट्राई कीजिए। देखो 92 जो है, वाटर एंटरिंग इनटू द कंडेंसर फ्रॉम द कूलिंग टावर हैज़ मस्ट डिजॉल्व इम्प्योरिटी, सही है क्योंकि नीचे से हम एयर फेंकते हैं, एयर में जितनी गंदगी होगी सारी पानी में घुल जाएगी, ठीक है। तो ये सही है। बिकॉज इन क्लोज कूलिंग सिस्टम द वाटर इज कंटिन्यूसली एरेटेड, देयरफॉर देयर इज एविडेंट डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। ऐसा कुछ नहीं यार, एयर थोड़ी घुल जाएगी उसमें, गंदगी भूल जाएगी, एयर तो निकल जाएगी, ठीक है। एयर है जो कंटेनेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 92 का सी, जो गंदगी होगी मान लो जो पार्टिकल्स होंगे उसमें वो घुल जाएंगे एयर में आपके। 93 ट्राई कीजिए। देखो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स की बात की गई है, मतलब कि मेन काम इसमें डेंसिटी, कहीं भी नेचुरल लिखा हुआ है तो मेन काम वहाँ डेंसिटी होता है, या नेचुरल हीटिंग हो रही हो या कुछ भी हो, तो नेचुरल मतलब डेंसिटी, ठीक है। थियोरेटिकली द वाटर कैन बी कूल टू इवन बिलो द ट्राइबल टेम्परेचर। हाँ सही है, ये भी सही है, तीनों से लग रहा है मुझे तो, ए बी सी 93 का ये लग रहा है, हाँ सही है भी। देखो जो थियोरेटिकली है वाटर को हम वेट बल्ब टेम्परेचर तक कर सकते हैं, मतलब एयर था हमारा, मान लो एयर था, ठीक है। एयर पानी मिलना शुरू हुआ, और पानी कब तक मिलेगा, पानी तब तक मिलेगा जब तक कि एयर सेचुरेट ना हो जाए, और सेचुरेट जब हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, वहीं तक हम कूल कर सकते हैं अपने वाटर को, ठीक है। तो डाइट्स तो नीचे कर ही सकते हैं, तो पहला सही है इसलिए। और दूसरा कि 100 मीटर इतना हाई हाइट होती है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि रो ऑफ वाटर माइनस रो ऑफ ए माइनस रो ऑफ ए इंटू जी इंटू एच, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो एच में बढ़ाना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, तो हाइट बहुत हाई रखते हैं, ये भी सही है। और तीसरा है कि जो सरफेस होता है हाइपरबोलिक होता है, हाइपरबोलिक इसलिए रखते हैं क्योंकि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ओके। तीनों से स्टेटमेंट है, तो 93 का ए हो जाएगा, और 94 करिए। तो जो 94 क्वेश्चन नंबर है, पहला इसमें तो सही है कि डायरेक्ट कंडेंसेशन है वो मोर एफिशिएंट होगा, सिंपल बात है यार कि आपने अगर बीच में सरफेस लगा दिया और इधर इधर एयर कुछ बहा रहा हो, इधर कुछ बहा रहा हो, तो इतना एफिशिएंट ट्रांसफर नहीं पाएगा हीट ट्रांसफर। अगर आप मिक्सिंग कर दोगे दोनों की तो वहाँ अच्छे से ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये सही इफिशियंट तो होता है, ओके। और दूसरा है कि इन कंडेंसर द मोमेंटम प्रेशर ड्रॉप अपोजेस द फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप। ये बताने यार, ये अलग दुनिया से कॉन्सेप्ट आया, मुझे नहीं आता है। इन्होंने 94 का सी दिया है आंसर, तो ये गलत होगा इसका मतलब, ठीक है। ठीक है, ओके। आज का ख़त्म हुआ, और कल से देखो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे हम लोग मंडे से, और आज वीडियो जाएगा ये वाला। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, एंड तैयारी पीछे चली रही हुई। हिंदी नहीं पढ़ना शुरू कर दो, हिंदी और जीएस। हिंदी बहुत नहीं पढ़ना है, हिंदी पढ़ना तो उससे पढ़ लेना, लुसेंट से पढ़ लेना। लुसेंट की एक आप सर्च कर लोगे ना, गूगल मिल जाएगा, हिंदी उसमें लुसेंट सामान्य हिंदी करके है, ठीक है। तो वो कब पढ़ लोगे, मैक्सिमम 100 पेज पढ़ने हैं, और 100 पेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही है, वो आप कर लोगे, हिंदी आपकी हो जाएगी। और जीएस पढ़ना शुरू करो, कहीं से पढ़ लो हल्का फुल्का। एंड थैंक यू, और सब्सक्राइब करना चैनल को यार प्लीज़, और अपने दोस्तों को बताओ अबाउट दिस प्रैक्टिस सेशन, एंड ऑल द बेस्ट।